हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 12 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को। इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक साल 12 अगस्त को क्यों मनाया जाता है और इस दिवस के क्या मायने हैं। यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है युवा, यानी कि सरकार युवाओं के मुद्दे और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। और जब हम बात करें इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अनुसार इसकी शुरुआत हुई थी। ये बात है 1985 की। 1985 में यूएन ने क्या किया था, अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था 1985 को। और बाद में जब इस दिवस को मनाने की बारी आई तो फिर ये दिवस सबसे पहले मनाया गया था 2000 ईस्वी में। 2000 में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था पहली बार, ठीक है। लेकिन 1985 में अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। अब एक हमारे भारत में भी आपको पता है दिवस मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर वो मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी के दिन क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। लेकिन आज 12 अगस्त को कौन सा दिवस है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है ना। इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। किसी भी देश की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, युवा वर्ग ही तो है। युवा उस देश के विकास का सशक्त आधार होता है। लेकिन जब यही युवा अपने सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को भूलकर विलासिता के कार्यों में अपना समय नष्ट करना शुरू कर देता है तो उस देश का विनाश निश्चित माना जा सकता है। अब इस दिवस को मनाने का लक्ष्य यही है कि युवा वर्ग जो है वो अपने बेहतरीन तरीके से क्या है आगे बढ़े, सरकार भी युवा वर्ग की ओर ध्यान दे, रोजगार की दृष्टि से ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब चलो हम एक दिवस और के बारे में बात कर लेते हैं जिसे हम कहेंगे विश्व हाथी दिवस। वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को। इसको मनाने के पीछे कहानी क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाथी दिवस को मनाने की शुरुआत 2012 में हुई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उपलक्ष्य जो है वो ये है कि पूरी दुनिया में हाथियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। हाथियों की तादाद जो है वो पहले से काफी कम हुई है, उनका संरक्षण कैसे हो, उनके संरक्षण के लिए एक जागरूकता अभियान चलाना, यही उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हर साल ये दिवस मनाया जाता है। धरती पर पाया जाने वाला सबसे
विशालतम प्राणी माना जाता है हाथी को। और एलिफेंट की इंट्रोडक्शन फाउंडेशन जो है उसके द्वारा साल 2011 में इसकी पहल की गई थी, लेकिन ऑफिशियली कब मनाया गया, ये 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हाथियों को सर्वोच्च दर्जा दिया गया, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। और ज्यादा जानकारी आप हासिल कर लीजिए, आपको सर्च करना चाहिए आज के दिन। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनसे संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में शायद आपने सुना भी होगा, इनका नाम है इरफान हबीब। इरफान हबीब के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताएंगे। इरफान हबीब भारत के प्रसिद्ध रिक्त स्थान है। इतिहासकार, मूर्तिकार, चित्रकार या फिर पत्रकार, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन ए तो आपने बखूबी अच्छा आंसर दिया है। ये हमारे भारत के क्या हैं, एक इतिहासकार हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन 1931 में हुआ था, जब हमारा भारत अविभाजित भारत था, उस समय की बात है। इनका जो इंटरेस्ट है वो इतिहास लेखन में भी है और अध्यापन कार्य भी इन्होंने किया है। जब हम बात करें भारत की सरकार के द्वारा इनको कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये पुरस्कार इनको भारत सरकार ने कब दिया था? 2005 में दिया। इनको एक पुरस्कार और मिला है जिसे हम कहते हैं यश भारती पुरस्कार, और ये पुरस्कार इनको 2016 में दिया गया था। भारतीय इतिहासकार, काफी समय तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। तो इनके बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनके लेखन में आपको ऐतिहासिक भूगोल के बारे में जानकारी मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी का इतिहास क्या रहा, यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका विस्तार जो है वो कैसे हुआ। मध्यकालीन प्रशासनिक और आर्थिक इतिहास के बारे में इन्होंने बताया है, और इतिहास के लेखन पर भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए इनके पिता की बात करें तो मोहम्मद हबीब इनके पिता का नाम था, जो कि एक मार्क्सवादी इतिहासकार हुए हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विचारक भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिनकी आज जयंती है। तो ये चेहरा शायद आपने कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर बुक्स के माध्यम से आपने देखा भी होगा। इनका नाम क्या है? विक्रम साराभाई। जल्दी से आप इनके बारे में एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। विक्रम साराभाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, कैंसर रिसर्च या फिर स्पेस रिसर्च? तो आपने लिख देना है ऑप्शन डी। तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका संबंध है अंतरिक्ष अनुसंधान से। जब हम बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? अहमदाबाद में। और ये जो अहमदाबाद क्षेत्र है कहां पर पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये तो गुजरात में है। जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 दिसंबर 1971 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। और ये जो तिरुवनंतपुरम का क्षेत्र है ये कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। तो ये तो केरल का एरिया है, केरल। जब हम विक्रम साराभाई के बारे में बात करते हैं तो इनका जो कर्म भूमि का क्षेत्र रहा हमारा भारत रहा। कौन से क्षेत्र को इन्होंने एक नया आयाम दिया? अंतरिक्ष विज्ञान के ये क्या माने जाते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है इनको। चलो यहां पर लिख देता हूं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है?
तो फिर नाम किसका लिखेंगे आप? विक्रम साराभाई का नाम आप लिख देना। बाकी और अगर हम बात करें, इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने भी इनको सम्मानित किया था। तो जैसे हम पहले बात कर लेते हैं, इनको एक पुरस्कार मिला, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया? तो ये बात है 1962 की। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भूषण से सम्मानित किया इनको कब? 1966 में। और पद्म भूषण जो है वो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जब इनकी मृत्यु हो गई 1971 में, उसके बाद भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था मरणोपरांत। ठीक है ना? 1972 में इनकी मृत्यु के एक साल बाद में इनको ये पुरस्कार मिला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो की स्थापना इनकी महान उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए विक्रम साराभाई के बारे में। ठीक है ना? मूल रूप से कहां से थे? गुजरात से थे ये। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 1966 में नासा के साथ डॉक्टर साराभाई ने क्या किया था? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट भी किया था। भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए परियोजना की शुरुआत भी इन्होंने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार के थे विक्रम साराभाई, जिनकी आज जयंती है, उनको हम नमन करते हैं। अब चलो जी, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। शायद आपने इनका नाम सुना होगा। इनका नाम है रॉबिन बनर्जी। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम बाकी बातें कवर करेंगे। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे हैं ये, एक महान चित्रकार भी रहे, फोटोग्राफर भी रहे और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी रहे हैं। अब आप ये बताइएगा कि भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया था? जल्दी से आपको ये बताना है। अगर इसमें आपने लिखा होगा 1971, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1908 में। कहाँ पर हुआ था? बहरामपुर में। उस समय ये जो बहरामपुर था, ये किसका हिस्सा था? बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था ये। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो वहां पर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 6 अगस्त 2003 को हुई थी। इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि महान पर्यावरणविद रहे हैं, चित्रकार रहे हैं। भारत सरकार ने इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए इनको वर्ष 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने टोटल 32 डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वाइल्ड लाइफ को बचाने और सहेजने के लिए खुद को बिल्कुल समर्पित कर दिया था इन्होंने। ठीक है, पर्यावरण के प्रति काफी सजग रहे हैं ये। और वाइल्ड लाइफ जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके लिए इनको 14 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कांजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपने बखूबी जानकारी हासिल कर रखी है। असम में है वो कांजीरंगा नेशनल पार्क। जिन्हें वाइल्ड लाइफ में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, उन लोगों का सपना होता है कि वे एक बार कांजीरंगा जाएं, और जो भी यहाँ जाता है उसे इस जंगल से, यहाँ के जीव जंतुओं से प्रेम हो ही जाता है। ऐसे ही कुछ डॉक्टर रॉबिन बनर्जी थे, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और बाद में ये एक क्या बन गए? वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर बन गए। और ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो ये पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर भी थे। दूसरे विश्व युद्ध में रॉयल नेवी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। बाद में इस कांजीरंगा नेशनल पार्क का इन्होंने पूरी दुनिया के साथ क्या किया था? परिचय करवाया। तो ऐसे थे रॉबिन बनर्जी, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। अब चलो हम उनके बारे में बात करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। शायद आपने इनका नाम सुना होगा। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी बातें कवर कर लेते हैं। इनका नाम है काशीराम नारायण दीक्षित। काशीनाथ नारायण दीक्षित।
इनके बारे में थोड़ी सी अगर हम जानकारी हासिल करें तो ये किस रूप में हमारे भारत में प्रसिद्ध हुए हैं, ये भारतीय पुरातत्व से संबंधित थे, भारतीय पुरातत्व के विद्वान रहे हैं ये। थोड़ा सा आपने इतिहास को अगर ठीक ढंग से पढ़ा है तो आपने पुरातात्विक अवशेषों के बारे में जानकारी हासिल की होगी कि वो क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उनके बारे में बातचीत कवर करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात करने के बाद वो मैं आपको समझाऊंगा। 21 अक्टूबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1946 को इनके क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। भारतीय पुरातत्व के विद्वान रहे। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व की स्थापना कब हुई थी, 1860 में, जिसे हम क्या कहते हैं, ASI कह देते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में कहें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1860 में हुई। इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। तो काशी नारायण दीक्षित ये भी क्या थे, भारतीय पुरातत्व के अच्छे विद्वान थे। गुजरात में प्राग ऐतिहासिक युग से संबंधित उत्खनन वाली चीजें जो निकालने का श्रेय इनको दिया जाता है, ठीक है ना। वैसे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पंढरपुर में। और ये तो आपको पता है पंढरपुर एक मध्यकालीन इतिहास के समय एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र था। ये SSC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पंढरपुर के बारे में, ठीक है ना। ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। चलिए अब इनके बारे में और बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो था ना, मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य का इन्होंने निर्देशन भी किया था। और मोहनजोदड़ो के बारे में तो आपको पता है कि उसकी खुदाई का कार्य कब शुरू किया गया था, 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, इनको श्रेय जाता है प्राग ऐतिहासिक युग से संबंधित उत्खनन कार्य करवाने का। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए अगर पूछा जाए तो फिर क्या लिखेंगे आप, तो इसमें आपको लिख देना है 3 भागों में बांटा जाता है। इसको आप बड़े आराम से समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास, इतिहास जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री। इस हिस्ट्री को हम अच्छे ढंग से समझने के लिए 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम कह देते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहेंगे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा भाग जो होता है उसे हम कहते हैं प्राग। उसके बाद में आता है आपका प्रोटो, प्रोटो हिस्टोरिक को हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। हिस्ट्री में मैंने आपको बखूबी अच्छे ढंग से ये सारी चीजें समझा रखी हैं, प्री, प्रोटो। और तीसरा जो आता है वो होता है हिस्टोरिक, इसे हम कह देते हैं ऐतिहासिक, ठीक है। अब इसको ढंग से समझना किस प्रकार से है, तो ये वो टाइम पीरियड है जब हमें क्या मिलता है, हमें लेखन का कोई भी अवशेष नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो टाइम पीरियड है जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसमें रिटन में हमें चीजें मिलती है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस टाइम पीरियड में हम मेनली किसको मान के चलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मान के चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को मान के चलते हैं। इस टाइम पीरियड से संबंधित लोग विद्वान तो थे, उनकी लेखन शैली थी, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, वो बात अलग है। ऐसा टाइम पीरियड जब से हमने सभी चीजें समझने शुरू कर दी हैं, यानी कि वैदिक काल के बाद का जो समय है और आज तक मान लीजिए वैदिक काल से आज तक, वो सारा आपका ऐतिहासिक काल है, ठीक है। एक व्यक्ति हुए हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन। क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने स्टडी की थी विदेशी संग्रहालय में, ठीक है। तो वहां पर संग्रहालय में स्टडी करने के दौरान उन्हें इतिहास को 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में क्या कौन कौन सा बांटा, एक का नाम उन्होंने रखा पाषाण काल, इंग्लिश में इसे कहेंगे हम स्टोन एज, यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जिस दौरान हमें पत्थर से बनी हुई चीजें मिलती हैं, ठीक है। दूसरा टाइम पीरियड उन्होंने कहा कांस्य काल, यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जिस दौरान कांस्य से बनी हुई चीजें
बहुतायत मात्रा में पाई जाती थी। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे ब्रोंज एज। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं। बिल्कुल पता है ना आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कांसे से बनी हुई मूर्तियों के बारे में पता था। उन्होंने वैसी मूर्तियां भी बनाई थी कांसे से बनी हुई, उन्होंने और भी चीजें बना रखी थी। और तीसरा जो क्रिश्चियन जोर्गेनसन थॉमसन ने नाम दिया, उसे कहा लोह काल या फिर लोह युग। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे आयरन एज। जब से मानव ने लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तब से इसे हम लोह काल कहते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आपको इतिहास के बारे में। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पूछा गया है। यानी इसके कितने भाग हैं? जो पहला इतिहास का पहला वर्गीकरण है उसके, प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे जो पहला है उसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका नव पाषाण काल। इस प्रकार से 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। यानी कि इस प्राग ऐतिहासिक काल के मैंने आपको 3 भाग बता दिए हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पाषाण काल का सबसे पहले का कार्यकाल जो है उसे कहते हैं पूरा पाषाण, जब मानव पत्थर से बनी हुई चीजें जो है उनका प्रयोग करता था, मानव आखेट करता था। और उस समय मानव के पास आप कह सकते हैं कि इतनी बुद्धि नहीं थी, एक आप कह सकते हैं शिकार करके वो चीजें खाता था। मध्य पाषाण में थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिला, वो खाने के लिए जो भी चीज खाता था उसे बचाकर भी रखने लगा। नव पाषाण काल में नई नई चीजें जो है, जैसे पहिए का आविष्कार किया गया, आग का प्रयोग बेहतरीन ढंग से वो करने लगे, थोड़ा परिवर्तन उसमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। डिटेल में जाने के लिए इतिहास की सर्च कर लेना, हिस्ट्री बाय विजय भारत सर, आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो मैंने वहां पर बताया हुआ है। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट, इनके बारे में एक क्वेश्चन बताओ पहले। दयानंद बांदोदकर किस नाम से यानी कि किस उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे? ये क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से आप बता दीजिए। अगर आपने यहां पर लिखा होगा ना भाऊ साहेब, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका वैसे अगर पूरा नाम देखा जाए तो इनका नाम था दयानंद बालकृष्ण बांदोदकर, ठीक है ना। तो ये इनका पूरा नाम था। इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं थोड़ी बहुत। इनका जन्म 12 मार्च 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1973 में हुई थी। ये किस रूप में प्रसिद्ध हुए, क्या इन्होंने ऐसा कार्य किया? ऐसा कहा जाता है कि ये गोवा के मुख्यमंत्री रहे। गोवा के सीएम के रूप में कितनी बार इन्होंने कार्य किया? तो 3 बार ये गोवा के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे। पहले मुख्यमंत्री होने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। पुर्तगाल द्वारा गोवा भारत को लौटाने के बाद उस गोवा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो गोवा के पहले सीएम कौन थे? दयानंद बालकृष्ण बांदोदकर थे। 3 बार ये मुख्यमंत्री बने, 1963 से 1966, 1967 से 1972 और 23 मार्च 1972 से 12 अगस्त 1973 तक ये रहे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, उसके संस्थापक माने जाते हैं। और इनकी पार्टी को जो एक श्रेय दिया जाता है कि इनकी पार्टी ने गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। चलिए, तो ये भाऊ साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। बाबा साहेब, बाबा साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनको हम बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। संविधान के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। और जब संविधान बनाने वाली समितियां बनाई गई थी, उसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया।
महात्मा के रूप में किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्षता की थी? तो आप कहेंगे एक बार अध्यक्षता की, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। देशबंधु किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास, जिनको हम देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के ये क्या थे? गुरु रहे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी, वो भी आपको पता होगा, है ना। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनके बारे में भी आप जानते होंगे। इनका नाम क्या है? चलो मैंने अब तो बता ही दिया। इनका नाम है गुलशन कुमार। कई मतलब ये आपने टी सीरीज पे सॉन्ग तो जरूर सुने होंगे। टी सीरीज जिस पे आपको पता है कुछ मूवीज भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुलशन कुमार माने जाते हैं। 5 मई 1956 को इनका जन्म हुआ था और 12 अगस्त 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। इनके बेटे का नाम क्या है? भूषण कुमार, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। एक निर्माता के रूप में इन्होंने कार्य किया, एक डायरेक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया और प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया था। टी सीरीज के संस्थापक और फिल्मी दुनिया के महान हस्तियों में इनका नाम शुमार है, वो भी आपको पता ही होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इनका भी नाम शायद आपने सुना भी हो। चलिए पहले आप एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम थोड़ी बातें इनके बारे में भी कर लेंगे। भगवत शरण उपाध्याय किस राज्य से संबंधित थे? जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें उत्तर प्रदेश, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म 1910 में हुआ था बलिया में। और ये जो बलिया है वो एक जिले का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं जब हम बात करें इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1982 में हुई थी। कहाँ पर? मॉरिशस में। मॉरिशस, ठीक है, इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। अब ये इनका क्षेत्र कौन कौन सा था? तो ये एक इतिहास के विद्वान रहे हैं। इतिहास वेदा कह सकते हैं या फिर इतिहास के विद्वान। संस्कृति को लेकर इनको काफी समझ थी। एक अच्छे विचारक रहे, एक अच्छे निबंधकार रहे, एक अच्छे कथाकार भी रहे। लेकिन जब हम बात करें इनकी रचनाओं की, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपसे कभी पूछी जा सकती हैं? जैसे एक रचना है इनकी कालिदास का भारत। कालिदास का भारत रचना किसके द्वारा लिखित है? तो इनका नाम आप लिख देना, भगवत शरण उपाध्याय। भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ, ये इनकी रचना है। गुप्तकालीन संस्कृति नाम से भी इनकी एक रचना है। भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका, ये भी इनकी एक रचना है। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। ये तो मैंने जो नाम बताए हैं वो तो हिंदी में बताए हैं, जो हिंदी में रचनाएं इन्होंने लिखी। इंग्लिश में भी इन्होंने रचनाएं लिखी है। इंडिया, जैसे हम बात करें फीडर्स ऑफ इंडियन कल्चर नाम से इनकी रचना है इंग्लिश में। द एंशिएंट वर्ल्ड नाम से भी इनकी रचना है। विमेन इन ऋग्वेद। तो इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। तो चलिए, अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आपको पता ही है कि इस कक्षा की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। करंट अफेयर्स की जो कक्षा होती है उसकी PDF आपको मिल जाती है, लेकिन इसकी PDF आपको नहीं मिलती है। आप हमें इस YouTube के अलावा टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एड्यूरोही 24।
बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।